हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और सीखने में व्यस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए नए सेशन के साथ आज मैं हाजिर हूं क्लास 10 के एकेडमिक के कोर्स में। एनसीईआरटी मैथ का कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एनसीईआरटी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं अमन आपके साथ हूं। तो चलिए आज मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया वीडियो लेके आऊंगा। इस चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4, पेज नंबर एनसीईआरटी का 70 है। ठीक है, क्लास 10 का हम मैथ पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे, इसका बेसिक समझेंगे, इसके फॉर्मूले को, जो भी कॉन्सेप्ट है और इस पर क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं आगे एक्सरसाइज 1 में हम देखेंगे 4.1 में। चलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो आपका ax² प्लस bx और प्लस c होता है। ये आपका इक्वेशन है, लेकिन ये अभी एक पॉलिनोमियल्स की तरह एक्ट कर रहा है। पॉलिनोमियल मतलब क्या है उसके बारे में जानिए। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, POLYNOMIA, पॉलिनोमियल्स या पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो होते हैं, पॉली का मतलब बहुत और नोमियल्स मतलब जो पद होते हैं, बहुत सारे पद, लेकिन किस तरीके के पद और कैसे उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ हम इसके बारे में जानेंगे। तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं आपके दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। एक तो डिग्री यानी कि पावर के बेसिस पे, ठीक है, और एक टर्म के बेसिस पे, टर्म यानी कि पद, ये नोमिनल्स। ठीक है, टर्म्स यानी कि अगर एक टर्म्स है, एक पद है, उसे मोनोमियल्स बोलते हैं, दो है तो बाइनोमियल्स बोलते हैं, तीन है तो ट्राइनोमियल्स बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अगर डिग्री की बात करें तो अगर एक है तो क्या बोलेंगे, उसको लीनियर वाला बोलेंगे, और डिग्री अगर दो है तो क्वाड्रेटिक, जैसे कि ये। तो ये बात हुई। तो ax² प्लस bx जो है, अब इसमें टर्म कितनी है, 1 2 3, और पावर कितनी है मैक्सिमम यानी कि डिग्री तो 2, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अभी ये ax² प्लस bx और प्लस c ये आपका पॉलिनोमियल है। जब तक कि इसके इक्वल टू में 0 नहीं लगता तब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता। ध्यान रखिएगा ये बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब भी हम बात करेंगे तो इक्वल टू में क्या लगेगा, 0 होना जरूरी है, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो देखिए, और दूसरी एक कंडीशन है, 0 होना चाहिए, और a कभी भी a डज नॉट इक्वल टू 0, ये a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो इसका कारण क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वो लीनियर बन जाएगा। कैसे देखते हैं, अगर मैं 0 रखता हूं तो स्क्वायर वाला पद जो होगा ये 0 मल्टीप्लाई x² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 बन जाएगा। तो bx प्लस c इक्वल टू 0 बन जाएगा। यानी कि देखिए लीनियर मतलब जो x की पावर 1, तो ये x की पावर 1 वाला बन गया। अब आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होना मांगता है। ठीक है, तो ये बात हुई। दूसरा, अगर a और b और c की बात करें हम, तो ये हमेशा रियल नंबर्स होते हैं आपके। ठीक है, क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। अब मैं आपको कोई इक्वेशन लिख के बताता हूं, कैसे देखेंगे। देखिए अगर 3x² प्लस 3 या 3 नहीं कुछ और मान लेते हैं, मैं यहाँ पे आपका 5x मान लेता हूं और प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कई बार हम इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इस जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे कंपैरिजन, देखिए x², यहाँ पे x², तो x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उसके मल्टीप्लाई में लिखा होता है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, हम साइन भी साथ में लेंगे। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है 3, तो a बराबर 3, यानी कि a की वैल्यू कंपैरिजन करने का आपको 3 मिल जाएगी। bx का कंपैरिजन करेंगे 5x से, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी, और b इक्वल टू 5 आएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, c बराबर क्या होगा आपका 2। ठीक है, तो ये हुई एक बात। अब हम बात करते हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे कैटेगराइज करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए ये जो आपका x की पावर 2 है, ये जो x की पावर 1 है, ये हमेशा पूर्ण इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि कंप्लीट इंटीजर, यानी कि 1/2 ना हो पावर कभी भी। इस तरीके से पॉइंट में ऐसे ना लिखिए, पॉइंट का मतलब वही है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगी। अंडर रूट में ना हो इस तरीके से, 1/2 ना हो पावर इस तरीके से, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और माइनस में ना हो, ऐसे 1/x लिखा हो या 1/x² या x की पावर -2, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो ये था इसका कांसेप्ट। दूसरा, अगर हम कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही लिखी हुई है, हम मान लें कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखना है, और अगर x बराबर 1 हम यहाँ रखते हैं और ये आपका 0 ला देता है इसको, यानी कि इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ, तो ये
राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, मतलब 0। ठीक है, तो x के पहले पे जो वैल्यू रखी है हमने, मान लो सपोज यहाँ पे x बराबर 1 रखते हैं और वो उसको सेटिस्फाई करता है, सपोज दैट मान लेते हैं। ठीक है, तो वो 0 लेके आ रहे हैं, यानी कि x बराबर 1 जो है, ये जो 1 है, ये इस इक्वेशन का 0 कहलाएगा क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करा रहा है और 0 ला रहा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर बात करें, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो वो उसका रूट भी कहलाएगा। रूट यानी हिंदी में बोले मूल है इसके, और मूल हो या जीरोस हो वो उस इक्वेशन को यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे हमेशा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये जीरोस और आपका क्या बताया था मैंने रूट्स के बारे में, ये आपका था। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके से आपको बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे टर्म्स, जैसे पॉलिनोमियल्स है ax² + bx + c, तब तक ये पॉलिनोमियल्स ही कहा जाएगा, यानी कि px का फंक्शन ही माना जाएगा, पॉलिनोमियल्स का फंक्शन ही माना जाएगा, तब तक कि इसके इक्वल टू में 0 नहीं आप लेंगे। अगर 0 लग गया तो ये आपका कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। पॉलिनोमियल्स मैंने आपको बता दिया दो तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, टर्म के बेसिस पे और कैसे डिग्री के बेसिस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है, यानी कि मैक्सिमम पावर क्या होती है, हमेशा 2 होनी चाहिए, अगर 3 भी है तो वो नहीं होगी, और 2 से कम हो तो भी नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट यही है कि ax² यानी x² का पद हमेशा होना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, दूसरा अगर हम कंपैरिजन की बात करें, अगर आपका x² - 2 लिखा हो इक्वल टू में 0, मैं कहता हूं आपसे, या मैं कैसे कहता हूं, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कहेंगे कि x² का तो पद है लेकिन x का नहीं है, हम नहीं मानते। मैंने कहा था कि x² का पद होना चाहिए, भले ही कांस्टेंट हो या ना हो, या उससे नीचे जो है x का पद हो या ना हो। दूसरी चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपकी डिग्री होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होती है। देखिए कैसे, मैं फिर से ये जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं। देखिए ax² + bx और + c = 0। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जो पावर है यानी जो डिग्री है वो आपका घटते हुए क्रम में है। ठीक है, यानी कि घट रहा है क्रम, कैसे देखेंगे, देखिए x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर 1 होगा, तो x की पावर 2 x की पावर 1, और ये तो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है c, इसको मैं c का मल्टीपल x की पावर 0 लिख सकता हूं, क्योंकि किसी की भी पावर आपको मिल जाए, कोई भी xyz वेरिएबल्स हो उसकी पावर 0, तो वो क्या होगा 1 होगा हमेशा, तो c के मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ही, 1 को हम x की पावर 0 लिख लेते हैं, यानी कि x की पावर 0। अब हमें बताइए जो एक वेरिएबल होता है आपका x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसकी पावर मैक्सिमम 2 फिर 1 फिर 0, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी डिग्री है। ठीक है, तो कभी भी आपसे बेसिक पूछ सकता है या एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है, जो पावर होती है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, तो इसका एक बेसिक ये भी बनता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे या यूज कर सकते हैं या हम करते हैं, या उसका इफेक्ट हम अपनी डेली बेसिस की लाइफ में भी देखते हैं। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि भैया आपके पास एक रेक्टेंगुलर टाइप का क्या है प्लॉट है, जिसका जो एरिया है वो 30 मीटर स्क्वायर है, या ऐसे स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे कहा है कि उसकी जो ब्रेथ है, लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस और मोर देन 1 है। ठीक है, यानी कि ब्रेथ आपकी x है और जो लेंथ है इसकी ट्वाइस यानी कि 2x और मोर देन 1 यानी कि एक ज्यादा, इस तरीके से। अब रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी लेंथ आ गई 2x + 1, ब्रेथ क्या आई आपकी x आ गई। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कैसे निकलता है, l * b इस तरीके से, और एरिया दिया हुआ आपको 300, l की वैल्यू है आपके पास 2x + 1। ठीक है, और x की वैल्यू है आपकी क्या, x की नहीं, ब्रेथ की वैल्यू है x जो हमने लेट की थी इक्वल टू 300, तो x के अंदर मल्टीप्लाई होगी 2x² + x और इक्वल टू 300, और 2x² + x और माइनस 300 इक्वल टू 0। तो ये आपका देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जो आपकी एक्सरसाइज है चैप्टर 4.1 की पेज 70 पे, पेज भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्लास 10 का एनसीईआरटी में एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। ठीक है, तो इसमें पहली एक्सरसाइज में आपको ये आइडेंटिफाई कराएगा कि जो फंक्शन दिए हुए हैं आपके x वेरिएबल में, उसमें कौन सा फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा है, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें पूछेगा आपसे कि जो भी टर्म एंड कंडीशन दी है उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये फर्दर एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। उसके फैक्टराइजेशन होते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बना के होता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका बेसिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी इसमें एक्सरसाइज 4.1 के हिसाब से रिक्वायरमेंट था मैंने आपको वो डिलीवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए फिर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।